Today we will learn and understand the lesson Human Environment Interaction, the Tropical and the Subtropical Region Part 2. Dear student, in the earlier class we have learned and understood tropical region, human environment interaction in the tropical region. Now, today we are going to start the same lesson, second part, human environment interaction in the subtropical region. प्यारे बच्चों, आज हम मानव पर्यावरण अनन्य क्रियाएं के अंतर्गत उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने काफी कुछ उष्ण प्रदेश के बारे में जाना और स्पेशली अमेज़न बेसिन, लाइफ इन द अमेज़न बेसिन के ऊपर काफी जानकारी प्राप्त की। उपोष्ण प्रदेश, द सब ट्रॉपिकल रीजन, द सब ट्रॉपिकल रीजन को जानने से पूर्व हमें यह ज्ञात होना है कि सब ट्रॉपिकल रीजन विश्व में कहाँ स्थित है। तो आप मैप, विश्व का मानचित्र देखिएगा और आपको मालूम चलेगा कि विश्व के मानचित्र में जो इक्वेटर, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और 20 डिग्री लैटिट्यूड साउथ से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और 30 डिग्री लैटिट्यूड साउथ का जो बीच का जो क्षेत्र है वह उपोष्ण प्रदेश कहलाता है। उपोष्ण प्रदेश ऐसा प्रदेश है, इससे पहले आपने अमेज़न बेसिन के ऊपर पढ़ा है जहां बहुत गर्मी और बहुत वर्षा, लेकिन उपोष्ण प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा भी है, ठंड भी है और गर्मी भी है, यानी तीनों चीजें उपोष्ण प्रदेश में शामिल है। आज हम उपोष्ण प्रदेश के अंतर्गत लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, इसके बारे में जानेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हमारा भारत में ही है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को जानने से पहले इसकी अवस्थिति को जानना बहुत जरूरी है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है उत्तरी अक्षांश में लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। इसकी स्थिति है, आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन का मानचित्र है, इसमें भी आप मालूम कर सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी दो विशाल विशाल नदियों से बना यह बेसिन है। गंगा नदी हिमालय के इस पार से निकलती है, भारत से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार से निकलती है। ये दो नदियों से मिलकर यह बेसिन का निर्माण हुआ है। तो छात्रों, पहले हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। इसकी उत्पत्ति आपको मालूम है कि गंगोत्री नामक हिमालय से हुआ है। इसमें असंख्य छोटे बड़े सहायक नदियां हैं, जिसमें प्रमुख है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, चंबल,
ऐसी नदियां, ऐसी सहायक नदियों का एक जाल है जो इस नदी में गिरती है और एक बेसिन का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर, मतलब ये बहुत सारे देशों को छूकर अपवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर कैलाश झील के आसपास से निकलती है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद असम होते हुए बांग्लादेश में मिलती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों का वहां पर संगम होता है। ट्रांसबाउंड्री रिवर का मतलब है कि बहुत सारे 3 देश, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, तिब्बत से निकलती है, फिर उसके बाद भारत से होते हुए ये बांग्लादेश में गिरती है। इसके भी बहुत सारे असंख्य नदियां हैं, जिसमें मानस है, लोहित है, तीस्ता रिवर है, कोपोली रिवर है। ये सारी सहायक नदियां, इसमें बहुत सारे अन्य और भी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग नाम भी है। तिब्बत यानी चाइना में इसको यरलुंग और सांपो नाम से पुकारते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे लोहित के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन है, विश्व के एक बहुत बड़े बेसिनों में गिना जाता है। बच्चों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन की खास विशेषताएं जो है कि इनका बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है, बहुत बड़ा मैदान है और पर्वत है। उसी प्रकार ग्रीपा फुटहिल्स है हिमालय की और सुंदरवन का डेल्टा है। ये इसकी खास विशेषताएं हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यदि आप मानचित्र में देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि भारत के बहुत सारे राज्य में यह फैला हुआ है। उत्तर से हम आते हैं, देखिए उत्तरांचल, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा बिहार, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा का, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, साथ ही साथ असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। अब हम जलवायु, क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपोष्ण जो प्रदेश होता है, यहाँ पर गर्मी भी होती है और शीत ऋतु में ठंडी पड़ती है। तो हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, यहाँ की जलवायु जो है, यहाँ मध्य जून से मध्य सितंबर अक्टूबर के महीने तक वर्षा होती है। यानी यहाँ की जलवायु मानसूनी है, मानसून से वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च रहता है। साथ ही साथ शीत ऋतु में काफी ठंडी भी पड़ती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वर्षा भी होती है और ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी है। अब हम आगे स्थलाकृति और जनसंख्या एवं व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम इनकी स्थलाकृतियों को देखें तो बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन में मैदानी क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है और मंद ढाल वाले क्षेत्र भी है। साथ ही साथ यहां पर कहीं कहीं पर
बहुत ठंड पड़ती है, कहीं कहीं पर काफी वर्षा होती है, तो इसका असर क्या होता है, जनसंख्या पर पड़ती है। इसीलिए जनसंख्या का जो वितरण है एक समान नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र, गिरिपाद, फुटहिल्स एरिया, सघन वन वाले क्षेत्र में जनसंख्या कम है क्योंकि यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है ये बहुत ही सघन बसा हुआ है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सो हाई। विश्व में यदि देखा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब बात है कि जनसंख्या का घनत्व क्या है। जनसंख्या का घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उत्तराखंड है, वहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है, जनसंख्या का घनत्व 179% है। लेकिन बंगाल और बिहार जैसे राज्य हैं जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, 1000 से ज्यादा है, 1 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। अब हम फसल, पेड़ पौधे एवं वन्य जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर बहुत तरह के फसल उगाई जाते हैं। स्पेशली पैडी, धान की खेती यहाँ बहुत होती है। यहाँ धान की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी है, साथ ही साथ यहाँ तापमान भी सटीक है। तो ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां पर चावल की खेती होती है। दूसरी फसल भी है जैसे वीट यानी गेहूं, मक्का, बाजरा, ऐसे दूसरे फसल भी यहां पर उगाई जाती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर केले के बागान भी है। पश्चिमी बंगाल और असम एक ऐसा क्षेत्र है जहां टी प्लांटेशन, चाय के बागान है, और हम चाय को निर्यात भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार और असम में सिल्क के कीड़ों का, रेशम के कीड़ों को पालते हैं, उसका संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन करते हैं। उसी प्रकार बंगाल के क्षेत्र, बिहार और असम के भी कुछ कुछ क्षेत्र में पटसन, जूट पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार साथ ही साथ यहाँ पर नकदी फसल के रूप में भी बहुत कुछ उगाया जाता है, और बच्चे यहाँ पर कैश क्रॉप के रूप में, नकदी फसल के रूप में गन्ना और जूट, पटसन जिसे कहते हैं, यहाँ पैदा की जाती है। साथ ही साथ मंद ढाल में भी टेरेस एग्रीकल्चर की जाती है, वेदिकाओं में। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं वन्य जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि यहाँ पर जो भू आकृति, स्थलाकृति थोड़ा भिन्न भिन्न है। कहीं सपाट मैदानी क्षेत्र है तो कहीं मंद ढाल, कहीं तीव्र पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जंगल है। तो ऐसे में यहाँ पर जो वनस्पति है, पेड़ पौधे में भी विविधता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती
वन यानी डेसिडस फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसमें फेमस है आपका सागवान, साल, पीपल। अब डेसिडस फॉरेस्ट क्या है? देखिए, कुछ जंगल, ऐसे जंगल जो साल में एक खास विशेष मौसम में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है और वो जो वृक्ष है एकदम नग्न हो जाता है। तो इसे हम पर्णपाती वन कहते हैं, पत्ते गिराने वाले। ठीक इसी प्रकार डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव्स वन है और ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपके बांस के बागान है, बांस के बहुत झुरमुट पाए जाते हैं। और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ठंड वाले प्रदेशों में तो शंकुधारी जैसे आपका पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें देवदार, फर, ऐसे वृक्ष की बहुतायत है। ये थोड़ा ढालों में उगता है। अब वन्य जीवन, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जीव जंतुओं की बहुतायत है। हाथी, बाघ, बंदर, ये सब की भरमार है, ये सामान्य जानवर है। लेकिन ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में, बेसिन में, वन हॉर्न राइनोसेरस, गेंडा, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। उसी तरह डेल्टाई क्षेत्रों में बंगाल टाइगर, जो विश्व प्रसिद्ध है अपने खून का तरोताजा, बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और यहाँ के जो फ्रेश नदियां हैं जो और झील है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के आसपास जो डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पर मछलियों की भरमार है। यहाँ पर रोहू, कतला और हिल्सा मछली बहुत ही प्रसिद्ध। चूंकि यहाँ पर मछली बहुत पाया जाता है और इस क्षेत्र में चावल बहुत उगाया जाता है, तो आहार क्या होगा यहाँ का? चावल और मछली। अधिकांश लोग ये अपने आहार में लेते हैं, चावल खाते हैं, चावल के साथ मछली। अब हम लोगों का जीवन, उनका व्यवसाय, यातायात के साधन, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में असंख्य कस्बे हैं और बड़े बड़े सिटीज, बड़े बड़े शहर भी हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऐसे बड़े शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। अब यहां पर कृषि कार्य तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उद्योग धंधे पनपे हैं और पनप रहे हैं, कारखाने हैं। तो जनरली क्या होता है, उद्योग धंधे, कारखानों के जो प्रदूषित जल जो है, ये गंगा नदी में आ जाती है, गंगा नदी में समावेश करती है। फलस्वरूप गंगा नदी जो भारत का सब एक पूजनीय नदी है और लाखों करोड़ों लोगों को जीवन देती है, ये नदी काफी हद तक प्रदूषित हो रही है। गंगा नदी के जल को स्वच्छ बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है। अभी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम हो रहा है जिसे कहते हैं नमामि गंगे। ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ
और इसका काम भी चल रहा है, जिससे काफी हद तक ये नदी प्रदूषण मुक्त हो पाएगी। बच्चों से भी अनुरोध है कि आपका कर्तव्य है कि आप जितने भी चीजें हैं, प्लास्टिक की चीजें हैं, और कचरा वगैरह आप नदी नाले में ना फेंकिए। और हमारा जो अंडमान है ये चारों ओर समंदर से घिरा हुआ है। आप सब घूमते हैं, कारवान स्कोप जाते हैं, मरीना पार्क जाते हैं, आपका चिड़िया टापू जाते हैं, नील हैवलॉक, तरह तरह के बीचेस है। इस बीचेस में भी आप इन सारी चीजों को नहीं फेंकेंगे, हमारे अंडमान को एकदम स्वच्छ बनाए रखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात का एक सुविकसित जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर यातायात के चारों साधन उपलब्ध हैं। मैदानी क्षेत्र में सड़कें हैं, रेल मार्ग है, नदियों में भी आपका स्टीमर, नौका आदि से यात्रा की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े पतन हैं जहाँ पर वायुमार्ग का जाल बिछा हुआ है। एक बहुत ही सुविकसित यातायात के साधन यहाँ पर सुलभ है। और साथ ही साथ कोलकाता के हुगली नदी में एक पतन है, साथ ही साथ वहीं पर पास में हल्दिया पतन भी है, पोर्ट हल्दिया पोर्ट। तो जलमार्ग, वायुमार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये सभी यहाँ पर काफी विकसित रूप से उपलब्ध है और फल फूल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अवस्थिति, वहाँ की जलवायु, फसल, पेड़ पौधे, वन्य जीवन, वहाँ के लोग के बारे में सुना। मुझे उम्मीद है कि आप काफी हद तक इसे समझ भी गए होंगे। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में का जो एक क्रिया जो है वो पर्यटन की है, टूरिज्म। टूरिज्म भी काफी यहाँ पर विकसित है। देश और विदेश से लोग, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जैसे आगरा में ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम, आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित बौद्ध स्तूप, इसी प्रकार लखनऊ में इमामबाड़ा, असम में चले जाइए, वहां पर काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभय वन है, सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो बहुत अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है। एवं डेल्टा क्षेत्र में चले जाइए, मैंग्रोव्स वन, यहाँ डेल्टा फैला हुआ है, वो भी देखने लायक है, बहुत सारे दर्शनीय हैं और लोग विदेशों से भी लोग से देखने के लिए आते हैं। तो मुझे विश्वास है बच्चे कि आपने इस पाठ को भली भांति समझ चुके होंगे। और यदि आप इस वीडियो को सुनते हैं तो इस पाठ को समझने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आपकी किताब से है, जो बहुत ही सरल है, इजी है। आप लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साथ ही मैं कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा, वो भी आप करेंगे। मुझे आशा है कि आप होमवर्क भी पूरा करेंगे। बच्चे, कुछ प्रश्न है, आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है? What are the major cities located on the river Ganga? आंसर है इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता। These are the cities located on the bank of river Ganga. दूसरा प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? Where is the one-horned rhinoceros found? और आपको
उत्तर तो मालूम होगा, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, वहां पर पाया जाता है। आंसर भी लिखा हुआ है। कुछ होमवर्क है और आप भली भांति मैंने आपको इस वीडियो क्लास में बताया, आराम से कर सकते हैं। तो बंगाल टाइगर कहां पाई जाती है? Where is Bengal tiger from? उत्तर मैं बता दूं, अब ये डेल्टा प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। और जनसंख्या घनत्व तो क्या है? What is population density? मेरे बच्चे पाठ के अंतर्गत बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और हमारे देश में अलग अलग राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अलग है। वीडियो को देख लीजिएगा, उसका उत्तर। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने आपको बताया था, ब्रह्मपुत्र रिवर इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। तिब्बत से निकलती है, फिर भारत से होते हुए बंगाल में गिरती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है इसके। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे प्रश्न अपने आप कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है, आई होप यू कुड अंडरस्टूड एंड लर्न द लेसन वेरी वेल। थैंक यू।